नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा 111 नंबर का क्लास है, आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग 112 नंबर के क्लास को कंप्लीट करेंगे और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और ये जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो इसमें आप लोग का रिवीजन भी लगातार होते चलेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग 112 नंबर के क्लास को करेंगे, ठीक है। चलिए ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा 112 नंबर का क्लास। कह रहा है 112 पहला प्रश्न ही आ चुका है हिस्ट्री से। कह रहा है किस स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। तो देखिए उस्ताद अहमद लाहौरी ने आप सभी जानते हैं, कभी कभी इस तरह से प्रश्न उल्टा भी पूछ लेता है। तो ये ताजमहल को बनाए थे। किसको बनाए थे, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, इन्होंने ताजमहल को बनाया था। किसको, ताजमहल को बनाया था। अब ताजमहल से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, जैसे इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था ताजमहल को। तो आप सभी जानते हैं 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ताजमहल के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न तो पूछता है ये स्थित कहाँ पे है। तो ये स्थित है आगरा जिला में। आगरा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण आप सभी जानते हैं शाहजहां ने करवाया था। लेकिन थोड़ा सा इसमें इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये सभी आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां ने इसे किसकी याद में बनवाया था। तो आप लोग बताएंगे कि इसको जो है मुमताज महल, इसकी पत्नी थी मुमताज, जिनका नाम था मुमताज महल, इनके याद में इन्होंने बनवाया था। अब मुमताज महल के बारे में एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे मुमताज महल के बारे में कि इनका एक अन्य नाम आरजूमंद बानो बेगम भी था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम था इनका, आरजूमंद बानो, इनका एक और नाम था। आरजूमंद बानो बेगम भी इनका और नाम था। इनको शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। अच्छा, ताजमहल पूछे किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे नदी अगर आपसे पूछे तो ये यमुना नदी के, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बताएंगे, ध्यान रखेंगे कि ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। एक चीज और आप लोग को यहाँ पे बताना है कि इनकी जो उपाधि क्या थी, मुमताज महल की उपाधि के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मलका ए जमानी इनको कहा जाता है, इनका उपाधि है, ठीक। मलका ए जमानी इनकी क्या है, उपाधि। तो ये शाहजहां ने दिया था। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए किस स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। तो आगरा के ताजमहल को बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी में ने। आगरा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने निर्माण कराया था। जबकि डिजाइनर कौन थे, डिजाइनर आपके अहमद लाहौरी थे। किसकी याद में बनवाया गया था, तो ये मुमताज महल की याद में। आरजूमंद बानो बेगम इनका एक अन्य नाम है। उपाधि पूछे आरजूमंद बानो बेगम का, तो मल्लिका ए जमानी है। नदी के किनारे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यमुना नदी के किनारे, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। अगला प्रश्न है स्टैटिक से। क्या कह रहा है कि मल्लखंभ को राजकीय खेल किसने घोषित किया। तो ये आपका जो मध्य प्रदेश राज्य है, ये मल्लखंभ को राजकीय खेल घोषित किया। अब हमारे एग्जाम में यहाँ से हम लोग इस प्रश्न से क्या देखेंगे कि यह राजकीय खेल को देखेंगे जो अनेक एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे मणिपुर का अगर राजकीय खेल पूछ ले आपसे, क्या है मणिपुर का, तो मणिपुर का आप लोग बताएंगे राजकीय खेल क्या है, पोलो है, ठीक। मणिपुर का पोलो, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु का राजकीय खेल बता दीजिए, तो यहाँ पे कबड्डी हो जाएगा। कबड्डी यहाँ का राजकीय खेल है, क्या, तमिलनाडु का। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि उड़ीसा का क्या राजकीय खेल है, उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी यहाँ पे उड़ीसा में है। तो यहाँ का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है यहाँ का राजकीय खेल। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र का राजकीय खेल बता दीजिए, क्या है, महाराष्ट्र का। इन राज्यों का एग्जाम में पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे
पहले इन्हें हम लोग देखेंगे। खो खो है महाराष्ट्र का राजकीय खेल। और सिक्किम का पूछे तो एग्जाम में पूछा गया है, सिक्किम भूटान के पास में है, भूटान का तीरंदाजी है राष्ट्रीय खेल, तो इस वजह से तीरंदाजी यहाँ का राजकीय खेल है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान ध्यान रखना है। तीरंदाजी। हरियाणा का एक चीज़ और बता दीजिए, हरियाणा का भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ का राजकीय खेल क्या है हरियाणा का, तो आप लोग बताएंगे यहाँ का राजकीय खेल क्या है। कुश्ती यहाँ का राजकीय खेल है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ राजकीय खेल के बारे में हमने बताया कि मल्लखम्ब को किस राज्य का मल्लखम्ब को राजकीय खेल किसने घोषित किया, तो मध्य प्रदेश बताएंगे। उड़ीसा का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। मणिपुर का पोलो है। तमिलनाडु का कबड्डी है। और महाराष्ट्र का खो खो महाराष्ट्र में खेला जाता है। सिक्किम का तीरंदाजी है। हरियाणा का क्या है, कुश्ती है। इतने राजकीय खेल आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक, कुछ पुराने पुस्तक और लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर के भी प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, नए जो वाले पुस्तक होते हैं। हिस्ट्री से संबंधित भी पुस्तक पूछी जाती है और हिंदी के भी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन चंद्रकांता, इसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं और ये एक हिंदी का बुक है। देवकी नंदन खत्री, ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। हिंदी के बुक के बारे में भी ये फेमस बुक होते हैं, तो ये हिंदी का बुक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिवीजन क्या करेंगे, हिंदी के बुक के बारे में यहाँ पे चलिए आइए रिवीजन कर लेते हैं। देवकी नंदन खत्री की कुछ और पुस्तक भी है। अन्य इनकी पुस्तकों के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। काजर की कोठरी, अगर आपसे पूछे काजर की कोठरी किसकी पुस्तक है, काजर की कोठरी, तो ये काजर की कोठारी मिलता है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये है आपके देवकी नंदन खत्री की। भूतनाथ भी पूछे किसकी पुस्तक है, भूतनाथ, तो ये देवकी नंदन खत्री की है। ठीक है। अगर आपसे पूछे साकेत, और कुछ लेखकों के बारे में देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। साकेत, यशोधरा, साकेत और भारत भारती, ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। भारत भारती, तो ये भारत भारती, ये भारत के प्रसिद्ध जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की ये पुस्तक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के बारे में भी पुस्तक, कामायनी भी इनकी बहुत पूछी जाती है। कामायनी इनकी बहुत पुस्तक पूछी जाती है। प्रेम पथिक इनकी पुस्तक है, प्रेम पथिक, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछी गई है कि प्रेम पथिक किसकी पुस्तक है। और एक पुस्तक और चंद्रगुप्त नामक पुस्तक जो है ये सभी जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जयशंकर प्रसाद के पुस्तक है। तो इतनी बातें आप लोग को पुस्तकों के बारे में याद रखना है। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। अन्य कुछ यहाँ पे पुस्तक बताए हमने, कुछ देवकी नंदन खत्री की काजर की कोठरी आप लोग याद रखना, और भूतनाथ। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कामायनी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। और आपका प्रेम पथिक इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। हम लोग लगातार यहाँ पे रिवीजन भी करते चलते हैं, जिससे आप लोग को एक ही क्लास में यहाँ पे रिवीजन भी लगातार होते चले। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। तो ये देखिए आपके साइंस का प्रश्न है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से संबंधित हम लोग कुछ साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। अब पीएच स्केल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आइए चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अब पूछे कि सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें पीएच का अर्थ क्या है। पीएच स्केल में पीएच का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन की शक्ति। किसी विलयन में हाइड्रोजन की शक्ति क्या है, इसको कहते हैं पावर, पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि पीएच मान का अर्थ क्या है, तो आप लोग बताएंगे हाइड्रोजन की शक्ति। और अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी,
तो ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक थी जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। अब इसमें जो मान होता है, इसका रेंज जो होता है, जैसे आपके थर्मामीटर पे होता है 0 से 100 तक, 100 डिग्री तक, ऐसे इस पे भी रेंज होता है। ये होता है 0 से 14 तक रेंज होता है इसमें। और अगर रेंज जो है आपकी, अगर रेंज 7 से कम है तो विलियन का होगा। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर पीएच मान का वैल्यू 7 से कम है तो विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि या फिर उदासीन होगा। तो आप लोग बताएंगे तो विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। अगर वैल्यू 7 से अधिक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो विलियन कैसा होगा, तो विलियन यहाँ पे क्षारीय होगा। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वैल्यू 7 है, अगर पीएच मान जो है, अगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे पीएच जो मान है, अगर मान यहाँ पे 7 होगा तो विलियन क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे पानी का मान कितना होता है, 7 होता है, तो उदासीन होगा, वो ना तो क्षारीय होगा ना तो अम्लीय होगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, तो इसे पीएच स्केल कहते हैं। और हमने यहाँ से मिलते जुलते प्रश्न बताए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि पीएच का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का अर्थ होता है। इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रेंज क्या होता है, 0 से 14 यहाँ पे रेंज इसमें बने होते हैं। अगर रेंज 7 से कम है तो ये विलियन अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो विलियन क्या होगा, क्षारीय होगा। और मान अगर 7 ही है, 7 पे टिका है, तो विलियन का मान जो है उदासीन होगा। ठीक, उसकी जो वो स्वाद होगा वो उदासीन होगा। कौन वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो देखिए ये कंप्यूटर के प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन के, वीडियो फाइल के एक्सटेंशन और ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कौन वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ पे, तो इस तरह का प्रश्न आए तो आप लोग को आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से वीडियो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। तो वीडियो फाइल के कुछ एक्सटेंशन, जैसे आप लोग को याद रखना है MP4 पहले आप लोग छोटा वाला फ़ोन चलाते होंगे, अभी भी MP4 चलता है। MP4 हो गया, WMV हो गया, WMV ये भी वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। WVM हो गया। उसके बाद AVI फाइल आप लोग जानते होंगे, AVI फाइल ये भी क्या है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद MOV ये भी वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद एक और आप लोग ध्यान रखिए, MKV, मूवी वगैरह आप लोग डाउनलोड करते होंगे तो वहाँ पे आपको MKV मिलता होगा। तो ये कुछ वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। अब आप लोग को ऑडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में, या फिर इसको ऑडियो फॉर्मेट भी करके मिल जा सकता है। ऑडियो फॉर्मेट में यहाँ पे कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, जैसे आपका MP3 का नाम आप लोग सुनेंगे। MP3 ये वीडियो फाइल ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। अब इसमें पिक्सल आता है 320, 180, इसी तरह से पिक्सल आता है इसमें। और वेव WAV ये भी ऑडियो फाइल एक एक्सटेंशन है। और WMA ये भी ऑडियो फाइल। WMV का है तो वीडियो फाइल, WMA का है तो ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद M4A ये भी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, कुछ ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, कुछ वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में याद रखना है। चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कौन वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो हमने बताया MP4 और WMV, AVI, MOV और MKV ये सभी क्या है, ये सभी वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन MP3, WAV, WMA और M4A ये सभी ऑडियो फॉर्मेट है। ठीक, अगला प्रश्न है, नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। ये पुस्तक है, ये एक पुस्तक है जो लिखी गई है आपके राहुल द्रविड़ द्वारा। तो ये पूछा जाता है ये किसकी पुस्तक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो यहाँ पे देखिए कुछ नए पुस्तक हैं, ये नए पुस्तक हैं, पुराने नहीं। तो इस प्रश्न में हम लोग कुछ नए पुस्तक के बारे में रिवीजन करेंगे। तो ये राहुल द्रविड़ की पुस्तक है, एग्जाम में ये करंट अफेयर में भी आते हैं। राहुल द्रविड़ पुस्तक है, तो ये करंट अफेयर के प्रश्न है, वैसे आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। और राहुल द्रविड़ के बारे में ये चलिए 2-4 प्रश्न, इनके कुछ उपनाम एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनका उपनाम
उपमान हो गया। इनका उपनाम के बारे में कुछ आप लोग याद रखेंगे, जैसे ग्रेट वॉल, अगर आपसे पूछे ग्रेट वॉल ये किसका उपनाम है, ग्रेट वॉल, तो ये राहुल द्रविड़ को कहते हैं। मिस्टर डिपेंडेबल ये किसको कहते हैं, मिस्टर यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिपेंडेबल, डिपेंडेबल ये किसका उपनाम है, तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है। और कुछ पुस्तक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर से, आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट, तो ये आई हैव द स्ट्रीट ये कुछ पुस्तकें हैं, ये आर अश्विन के द्वारा लिखी गई है। और हमारे जो देश की कुछ जो हमारे देश के कुछ नेताएं होते हैं और हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटी वगैरह भी होते हैं, कुछ खिलाड़ी वगैरह भी होते हैं, वो सभी या फिर किसी संस्था के संचालक होते हैं, वो सभी लगातार पुस्तकें लिखते रहते हैं और उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दिया सलाई ये कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। 1960 में या 80 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। ये कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 1914 में इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी के बारे में याद रखेंगे। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल भी मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। द पैशन ऑफ डांस, देखिए द पैशन ऑफ डांस ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि द पैशन ऑफ डांस ये किसकी पुस्तक है, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति की है। यामिनी कृष्णमूर्ति आप लोग बताएंगे कि ये किस खेल से संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये इनका पुस्तक है। इस तरह के कुछ पुस्तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट ये राहुल द्रविड़ की पुस्तक है। इनका कुछ उपनाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रेट वॉल, मिस्टर डिपेंडेबल और आई हैव द स्ट्रीट ये आर अश्विन की पुस्तक है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। द पैशन ऑफ आर्ट डांस ये यामिनी, द पैशन ऑफ डांस नहीं, द पैशन ऑफ डांस हाँ यही है, यामिनी कृष्णमूर्ति की पुस्तक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस नदी खंड को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया। देखिए हमारे पास कुछ नेशनल वाटरवे हैं। वैसे भारत की नदियों के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपको इंडियन जियोग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे नदी खंड को 1988 वाला गया था। तो ये देखो किस खंड को, तो ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। इसको NW2 बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना था। एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग में ये पूछा जाता है निर्माण कब हुआ, किस नदी पे बना हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, धुबरी से सादिया तक जाती है, धुबरी से सादिया तक जाती है। सादिया आप लोग ध्यान रखेंगे, ये धुबरी से सादिया दोनों असम में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे पास है जो गंगा नदी पे बना हुआ है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बोलते हैं। इसके बारे में 4 चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पूछा जाता है इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1986 में हुआ था। अगर और पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर एग्जाम में पूछा गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1620 किलोमीटर। अगला बात इससे ये पूछा जाता है कि इसका निर्माण लंबाई हो गया, ये किस नदी पे बना हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये गंगा नदी पे बना हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पे बना हुआ आपका है। और उसके बाद एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे ये कहाँ से तक जाता है, तो ये आपका प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयागराज से जाता है हल्दिया तक। कहाँ तक, हल्दिया तक जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट कब आया था हमारे देश में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट हमारे देश में कब आया था, तो ये 2016 में आया था।
कब आया था? तो ये 2016 में आया था। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कि किस नदी खंड को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना गया था, जो कि डुबरी से सादिया तक जाता है। 1988 में ये बना था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में, इसकी लंबाई इसको कब बनाया गया था? 1986 में। लंबाई 1620 किलोमीटर है। उसके बाद ये किस नदी पे बना हुआ है? तो गंगा नदी पे बना हुआ है। प्रयागराज से हल्दिया तक ये जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो दूसरा नाम है ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना। ऑक्साइड लगेगा तो वो बिना बुझा हुआ चूना होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और इसका फार्मूला भी क्या है? CaO। इसका फार्मूला क्या है? बस CaO है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना ये बोलते हैं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये भी बातें यहाँ पे एग्जाम में पूछी गई है। हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है NaCaOH। हाइड्रो ऑक्साइड हो गया ना, CaH2 का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर आपसे पूछे यहीं पे एक दो चीज़ और आप लोग बताएंगे कि नीला थोथा किसे कहते हैं? एग्जाम में ये भी बातें पूछा गया है। यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रश्न है, नीला थोथा किसे कहते हैं? तो नीला थोथा जो है कॉपर पायराइट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा। क्या किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। इसका फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, CuSO4 इसका फार्मूला है। और एक चीज़ और आप लोग बता देंगे कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप लोग बताएंगे कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो अम्लों का राजा ये बोलते हैं, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, अम्लों का राजा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आप लोग बताएंगे H2SO4। H2SO4 इसका फार्मूला 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? इस तरह के केमिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस ही है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, CaO इसका फार्मूला है। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रहेगा तो इसे बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। CaOH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है। और नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, CuSO4 इसका फार्मूला है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, H2SO4। ये आप लोग रिवीजन के तौर पे आप लोग याद रखेंगे। भारत में कहाँ काला पानी स्थित है? तो काला पानी जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अंडमान द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे? अंडमान द्वीप समूह पे ये स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान द्वीप समूह पे क्या है? काला पानी स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो काला पानी किसे कहा जाता है, वहाँ पे एक सेलुलर जेल बनाया गया है। सेलुलर जेल यहाँ पे जिसे बंद किया जाता था, उसको कहा जाता था कि काला पानी की सजा हुई है। तो सेलुलर जेल को कहा जाता है जिसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। ये बातें भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में इस जेल को बनाया गया था, अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था। अंडमान द्वीप समूह पे ये स्थित है। एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी है जिसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, BD सावरकर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। BD सावरकर ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें काला पानी की सजा भी मिली थी। इन्हें काला पानी की सजा कब मिली थी? एग्जाम में ये पूछा गया है कि BD सावरकर को काला पानी की सजा कब मिली थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें काला पानी की सजा 1911 में मिली थी। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में काला पानी कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह पे स्थित है। सेलुलर जेल को ही
काला पानी कहा जाता है, और काला पानी स्थान पे ये स्थित है, वहाँ पे सेलुलर जेल निर्माण इसके अंग्रेजों ने किया था। बीडी सावरकर को काला पानी की सजा 1911 में मिली थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किसने 1817 में त्रय में समूहित तत्वों को त्रय में समूहित किया था। देखिए, तत्वों को समूहित करने का एक दो नियम है जिसे बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे एक त्रय नियम या फिर इसे ही त्रिक नियम कहते हैं। त्रिक नियम ये पूछा जाता है। त्रिक नियम तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए किसने दिया था? ये आवर्त सारणी बनने से पहले, तो आवर्त सारणी बनने से पहले की बात है, तो त्रिक नियम दिया था जिसका नाम था डोबे राइनर। डोबे राइनर ने तत्वों से संबंधित त्रिक नियम राइनर, ठीक, इन्होंने दिया था डोबे राइनर ने। और एक तत्वों से संबंधित अष्टक नियम था। अष्टक नियम तत्वों से संबंधित, तत्वों को व्यवस्थित करने से संबंधित एक अष्टक नियम था। तो अष्टक नियम पूछा जाएगा कि किसने दिया था, तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने? न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि आपसे पूछे कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे कि इसकी खोज किसने किया था? मेंडलीव ने। किसने किया था? मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। कब पूछी की थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी, लेकिन ये परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। तो ये किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे। ये भी बातें पूछी जाती है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी, तो ये परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक पीरियड टेबल की बात करें, तो इसकी खोज किया था मोसले ने। किसने किया था इसकी खोज? मोसले ने। अब मोसले ने इसे 1913 में खोजा था। अब ये इसकी एक खास बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, साइंस से ये भी बेहतरीन प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। ये जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो 1817 में तत्वों का त्रय नियम किसने दिया था? तो ये डोबे राइनर ने दिया था। किसने दिया था? डोबे राइनर ने। एक और चीज पूछा जाता है, अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने 1869 में परमाणु द्रव्यमान पे ये आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने 1913 में, ये परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। अगला प्रश्न है, कोरापुट जिला किस खनिज के लिए फेमस है? तो देखिए, ये इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है, खनिज से संबंधित प्रश्न है। एग्जाम में पूछा जाता है धातुओं के नाम और वो किस जगह पे पाए जाते हैं या फिर उनका खनन किस जगह पे किया जाता है। तो देखिए, कोरापुट जो है ये मेनली फेमस है बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और कोरापुट तो ये जो है उड़ीसा का एक जगह है। कहाँ पे? उड़ीसा में ये स्थित है। और ये किसके लिए? बॉक्साइट अयस्क के लिए ये फेमस है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे फेमस वाला अयस्क है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट, और उड़ीसा में ये स्थित है। आइए चलिए कुछ स्थान, अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ स्थान और वो किस खनिज के लिए फेमस है एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी मिलाने के लिए भी दे देता है। तो झरिया कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं, झारखंड में। और रानीगंज, झरिया और रानीगंज के भी बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। खनिज की दृष्टि से ये भी बहुत ही ज़्यादा संपन्न जगह है। तो ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ये दोनों ही कोयला के लिए फेमस है। कहाँ, किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। उसके बाद आप लोग एक चीज़ और बताएंगे, उड़ीसा तो आप सभी जानते हैं लोहे के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है उड़ीसा। और आप लोग एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, बाबा बूदन की पहाड़ी। ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा बूदन की जो पहाड़ी है ये किस लिए फेमस है? तो ये आपकी लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह के अयस्क के लिए फेमस है। ये दोनों जगह आप लोग को याद रखना है। अगला एक प्रश्न, और खेतड़ी किसके लिए फेमस है? खेतड़ी सिंघाना ये कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं, खेतड़ी राजस्थान में है, सिंघाना भी वहीं पे है। और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए फेमस जगह है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे सभी प्रश्न आपके
मायने रखते हैं। कोरापुट जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, उड़ीसा में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। झरिया झारखंड, रानीगंज ये सभी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा बाबा बुदन की पहाड़ी, ये दोनों लौह अयस्क के लिए फेमस है। खेतड़ी हरियाणा, खेतड़ी और सिंघाना ये तांबा के लिए फेमस जगह है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो 1916 में समझौता हुआ था, और ये पूछा जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग और साथ में यहाँ पे गरम एंड नरम दल के बीच में भी समझौता हो गया था। गरम दल और नरम दल के बीच में यहाँ पे समझौता हो गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे 1916 में। और ये कहाँ का अधिवेशन था? ये लखनऊ अधिवेशन था, 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन। और इसके ये पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है कि अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक, मजूमदार, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हाँ लेकिन अब आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग नहीं, गरम दल और नरम दल के बीच में जो है बंटवारा यानी कि विभाजन क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो इसके विभाजन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। 1907 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? सूरत अधिवेशन में। कहाँ पे? सूरत अधिवेशन में यहाँ पे विभाजन हुआ था। अब एक चीज और पूछा जाएगा कि सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न भी यहाँ से संबंधित बन सकता है। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, पूछा जाता है क्या? यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस और गरम दल और नरम दल के बीच में 1907 में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन ये है मतभेद, दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे थे। गरम दल मतलब कि बहुत उग्रवादी होते थे और उग्रवादी लोग उसमें शामिल थे जो हमेशा तोड़फोड़ मारपीट झगड़ा करना चाहते थे, वही उसी से क्या बोलते हैं उस क्रांति लाना चाहते थे। और नरम दल वाले जो थे वो शांत स्वभाव के थे, वो अनशन पे बैठ के भारत में क्रांति लाना चाहते थे। इस वजह से यहाँ पे विचारों की मेल ना खाने की वजह से यहाँ पे मतभेद पैदा हो गया था। किस यौगिक का उपयोग जल की कठोरता अस्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट, आप सभी जानते हैं सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है जल की कार्बोनेट यहाँ पे उपयोग किया जाता है जल की कठोरता को कम करने के लिए। ठीक, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 इसका फार्मूला, Na2CO3 इसका फार्मूला। इसको धावन सोडा भी बोलते हैं या फिर धोने का सोडा, कपड़ा धोने के काम में आता है, डिटर्जेंट टाइप का होता है। धोने का इसको सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा इसे बोलते हैं। एक होता है आपका खाने का सोडा, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। खाने का सोडा जिसे क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है खाने का सोडा का? तो इसका रासायनिक नाम है खाने का सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है NaCO3 इसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक, एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। अगला कुछ और रासायनिक, हमारा कुछ ऐसे रासायनिक तत्व के रासायनिक यौगिक के बारे में दिया जाता है, उनका फार्मूले के बारे में दिया जाता है पूछने के लिए, उसका रासायनिक नाम भी पूछता है। आइए चलिए एक दो यहाँ पे रंगे हाथ देख लेते हैं। तो देखिए, एक जिप्सम का बताइए क्या होता है फार्मूला जिप्सम का, एग्जाम में पूछा जाता है। जिप्सम यहाँ पे पैर रहेगा। जिप्सम का फार्मूला अगर आपसे पूछे तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू
जिप्सम है ना, तो यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2 होता है। क्या होता है? 2H2 इसका फार्मूला होता है जिप्सम का। जबकि अगर उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बता दीजिए क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला तो ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछी भी गई हैं, तो आप लोग इसे याद रखने का कष्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस यौगिक का उपयोग जल की कठोरता अस्थायी रूप से दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फार्मूला है Na2CO3 है, जिसे धोने का सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, इसका फार्मूला होता है। जब जिप्सम का हमने बताया CaSO4 इंटू 2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। यहाँ पे हाफ लगा है, यहाँ पे 2H2 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, बस आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी फार्मूला दोनों का सेम है, इस वजह से आपको बताया गया। विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट, अगर सौर ऊर्जा से संचालित अगर आपसे पूछे पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कोचीन एयरपोर्ट। कौन सा है? कोचीन एयरपोर्ट। और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन था? कोचीन कहाँ का एयरपोर्ट है? केरल का। अगर आपसे पूछे सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन था? सौर ऊर्जा से संचालित जो है, सौर ऊर्जा से संचालित यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे पहला गांव कौन था जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलता था। तो सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव जो था वो मोढेरा था। क्या था? मोढेरा कहाँ पे है? ये गुजरात का एक गांव था। अगर आपसे पूछे सौर ऊर्जा से संचालित पहला साउंड बॉक्स नहीं जानते आप लोग? साउंड बॉक्स पेटीएम पे 100 रुपये प्राप्त हुए, फोन पे 100 रुपये प्राप्त हुए, इस तरह का जो है बॉक्स। पहला साउंड बॉक्स कौन था? ये था आपका पेटीएम करो, तो ये था आपका पेटीएम। ठीक, ये बातें यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। पहला साउंड बॉक्स सौर ऊर्जा से संचालित ये था। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से संबंधित है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अपना भारत का पहला सोलर सिटी कौन था, पहला सोलर सिटी भारत का कौन सा था, कौन बना था, तो भारत का जो पहला सोलर सिटी था वो आपका सांची था। सांची आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे सांची का स्तूप स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न, कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? अरे फिर आ गया क्या? देखिए, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन और वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में बता दें, कुछ एक्सटेंशन के बारे में आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं और एग्जामों में आते हैं, तो आप लोग ऐसे एक नज़र में याद रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में सामने आ जाए तो आप लोग कर लें उसे। तो देखिए, WMA ये क्या है? एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। और उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे .AAC ये भी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। MP4 तो वीडियो का एक्सटेंशन है। MP3 हो गया। M4A ये भी ऑडियो का एक्सटेंशन है। WAV ये भी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। वेब म्यूजिक एक यूट्यूब कंपनी भी है जहाँ पे म्यूजिक वगैरह वहाँ पे डाले जाते हैं, तो ये सभी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में, तो देखिए वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में MP4 आप लोग याद रखेंगे। MP4 और WMV होता है वीडियो फाइल एक्सटेंशन। MKV होता है, AVI होता है, AVI ऑडियो वीडियो फाइल एक्सटेंशन होता है, AVI। और कौन सा बता दें? और इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, MOV ये भी क्या है? एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। जैसे PDF होता है, JPG होता है और PNG होता है, इसी तरह से इसमें भी होता है, ऑडियो और वीडियो में भी होता है। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे, अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक,
तो क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करके हमें बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है, आप लोग को वहाँ पे मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। साइंस का मज़ेदार प्रश्न है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ें साइंस से संबंधित पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। पराध्वनिक का उपयोग किया जाता है। पराध्वनिक, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ध्वनि छोड़ी जाती है, फिर वहाँ से टकरा कर ध्वनि वापस आती है, उससे हम लोग सेंस कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है, यानी कि वहाँ पे क्या कमी है क्या नहीं है। पुल वगैरह के दरार में भी इसका उपयोग करते हैं। कोई पुल का पावा है, उसमें दरार आ गया है, कोई समस्या है, तो इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ये ध्वनि से संबंधित चीज़ें हैं, पराध्वनिक से इसका पता लगाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए, इसी तरह रडार का भी सिस्टम होता है, रडार का, सोनार का भी इसी तरह से सिस्टम होता है। जैसे अगर हम लोग को किसी पानी में वस्तु का पता लगाना हो तो किस विधि का उपयोग करते हैं। पानी में वस्तु का पता कैसे लगाते हैं। पानी में वस्तुओं का हम लोग पता कैसे लगाते हैं। तो पानी में वस्तुओं का पता नहीं, पानी में वस्तुओं का कह लीजिए चाल कैसे सेंस करते हैं, दूरी कैसे देखते हैं, पानी में वस्तुओं का चाल, दूरी। उसके बाद क्या हो गया आपका, दिशा कैसे पता करते हैं। तो दिशा, चाल, दूरी और दिशा पता करने के लिए तो ये हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें सोनार का उपयोग करते हैं। पानी में तो सोनार का उपयोग करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जबकि हवा में किसी वस्तु का, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, हवा में किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई जहाज हो या फिर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह हो या फिर एरोप्लेन हो, कि उसका हम लोग को चाल, गति या उसको गति निकालना है, या फिर उसका दूरी, कितने दूरी पर वो वस्तु है, या फिर उसका दिशा किस दिशा में है, तो इसके लिए हम लोग का प्रयोग किसका करते हैं, रडार का। किसका प्रयोग करते हैं, रडार का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। रडार डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन अपर्चर रडार, यही होता है शायद, अगर मैं सही हूँ तो। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका रिवीजन करते हैं। किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। पराध्वनिक का उपयोग किया जाता है। पराध्वनिक एक विधि होती है, ठीक, जैसे हमने बताया कि ऑब्जेक्ट तक ध्वनि छोड़ी जाती है, उससे टकरा कर वापस आती है, हम लोग सेंस कर लेते हैं उसमें क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है। पानी में वस्तुओं का चाल, दिशा, दूरी ये ज्ञात करने के लिए सोनार विधि का उपयोग करते हैं। हवा में वस्तुओं की गति, दूरी, दिशा ज्ञात करने के लिए इसमें रडार का उपयोग करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी स्थापना हुई थी। अगली बात आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इसी वजह से हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं। इसी वजह से हम लोग राष्ट्रीय जो मतदान दिवस है, इस वजह से हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी के दिन हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 जनवरी के दिन मनाते हैं, इसी वजह से। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर आपसे पूछे कि इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये अनुच्छेद नंबर, हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में उसका उल्लेख मिलता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये है आपके ज्ञानेश कुमार। कौन है, ये है आपके ज्ञानेश कुमार है, ठीक। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी पॉलिटी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति महोदय यहाँ की इनकी नियुक्ति करते हैं। और आपसे पूछे कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। 6 वर्ष या तो पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष इनकी आयु कंप्लीट हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में।
इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 में मिलता है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हैं हमारे ज्ञानेश कुमार। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1792 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कोलकाता क्रिकेट क्लब जो था, ये यहाँ पे इसके बारे में ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत का पहला क्रिकेट क्लब था। भारत का ये पहला क्रिकेट क्लब था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का पहला क्रिकेट क्लब था। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन था? भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? तो ये था भारत का पहला फुटबॉल क्लब के बारे में आप लोग से अगर आपसे पूछे तो ये था आपका मोहन बागान क्लब। ये भारत का पहला क्रिकेट क्लब था। कौन था? मोहन बागान क्रिकेट क्लब था। मोहन बागान क्लब था, ये भारत का पहला क्रिकेट क्लब था। यहाँ पे फुटबॉल क्लब था। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1792 में। ये भारत का पहला क्रिकेट क्लब था। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? मोहन बागान क्लब। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि उस अपवाह पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो अपवाह पैटर्न या फिर इसे अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। ये आपके इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है या फिर इसे आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में आप लोग को मिल सकता है। ये मेनली ये जियोग्राफी का प्रश्न है। अपवाह तंत्र के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए यहाँ पे कुछ फेमस अपवाह तंत्र जो एग्जामों में पूछे गए हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं? जो एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे फिगर भी बनाते हुए चलते हैं। अरिये बताए हैं ना, जिसे रेडियल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहाड़ हो गया और यहाँ से सभी दिशाओं में नदियाँ ऐसे ऐसे निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? अरिये या फिर रेडियल बोलते हैं। ठीक, नदियाँ ऐसे सभी दिशाओं में निकलती हैं। ठीक, यहाँ से भी नदी निकलेंगी, यहाँ से। तो ऐसे इतनी सारी नदियाँ तो नहीं होती, लेकिन जितनी भी नदियाँ होती हैं इस तरह से निकलती हैं। इसको बोलते हैं अरिये। ठीक, अरिये अपवाह तंत्र। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, केंद्राभिसारी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्राभिसारी तंत्र, केंद्राभिसारी अपवाह तंत्र। यहाँ पे पूरा तो नहीं लिखते हैं, जिसे सेंट्रीपेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपेटल कहते हैं। ये क्या होता है केंद्राभिसारी? जब नदियाँ सभी दिशाओं से, जब नदियाँ क्या होती हैं सभी दिशाओं से, जब नदियाँ सभी दिशाओं से आकर के, जब नदियाँ सभी दिशाओं से आकर के किसी एक स्थान पे मिलती हैं, किसी एक स्थान एक कह लीजिए झील में मिलती हैं, किसी एक झील या फिर एक नदी में मिलती हैं, तो ये आपके कौन सा होता है? केंद्राभिसारी। आइए चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो थोड़ा सा तबीयत खराब है तो आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। केंद्राभिसारी किसे कहते हैं? देखिए, केंद्राभिसारी क्या होता है? ये आपका हो गया तालाब हो गया, ये आपका तालाब हो गया। अब सभी दिशाओं से नदियां आके इसमें मिल रही हैं, तो ये हो गया केंद्राभिसारी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वृक्षाकार या फिर जिसे डेंड्रिटिक कहते हैं। वृक्षाकार अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? वृक्षाकार या फिर इसे क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक बोलते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश टर्म में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे नदियाँ पेड़ की शाखाओं के जैसे होती है, पेड़ की शाखाओं के जैसे होती हैं, शाखाओं जैसे मिलती हैं। आइए चलिए इसका फिगर समझ लेते हैं। जैसे तो इसका फिगर हम लोग कहाँ देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे वृक्षाकार वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। वृक्षाकार तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो नदियाँ ऐसे मिलती है ऐसे ऐसे करके, इसका वृक्षाकार, वृक्ष की शाखाओं के जैसे यहाँ पे भी नदी निकल जाएंगी, यहाँ पे भी नदी ऐसे ऐसे करके ब्रांचेज के जैसे बन जाती हैं, तो इसे वृक्षाकार बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीछे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न एक जाली नुमा होता है। जाली नुमा अपवाह तंत्र एक भी होता है, जाली नुमा अपवाह तंत्र होता है। यहाँ पे मुख्य नदी जो होती है,
मुख्य जालीनुमा किसे कहते हैं? जो मुख्य नदी होगा वो समांतर चलेगा, समांतर। और जो सहायक नदी होगी, सहायक नदी जो होगी, जो सहायक नदी होगी वो आपके समकोण पे चलेगा, समकोण पे। आइए चलिए इसे देख लेते हैं कि जालीनुमा अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। आइए चलिए जालीनुमा अफवाह तंत्र क्या होता है। तो देखिए जो मुख्य नदियाँ, मान लीजिए ये मुख्य नदी ऐसे समांतर चल रही है, मुख्य नदियाँ है समांतर जा रही है, और ये जो सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे बीच बीच में ऐसे ऐसे मिलती होती रहती हैं। तो ये हो गया आपका जालीनुमा अफवाह तंत्र हो गया। यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो ये हो गया आपका जालीनुमा अफवाह तंत्र, इस तरह का होता है। तो ये हो गया आपका जालीनुमा अफवाह तंत्र। मुख्य नदी यहाँ पे समांतर जा रही है, जबकि ये नदी जो है समकोण पे मिल रही है, ठीक। तो ये जालीनुमा अफवाह तंत्र हो गया, ठीक, इस तरह का होता है। तो ये 4 कम से कम आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए तो आप लोग उसे कर पाएँ, आप लोग को याद रहे उस समय। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? तो ये 1923 में किया था। पूरा डेट आप लोग लिख लो। तो ये होता है स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 में। मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास के साथ में, चित्तरंजन दास के साथ में। चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल गलत हो गया क्या? जबकि मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? ये थे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, ये थे यहाँ पे सचिव, या इसके सचिव थे, ठीक। और आपसे पूछे कि ये स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पे हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था। और इस समय कार्यकाल किसका था? तो रीडिंग का कार्यकाल था। कभी कभी इस समय इस तरह पूछे जाते हैं कि इस फला घटना के समय भारत में वायसराय कौन था या फिर गवर्नर कौन था। एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि वायसराय कौन था या फिर गवर्नर जनरल कौन था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था आपके चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे। 1 जनवरी 1923 की स्थापना इसकी इलाहाबाद में रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी। आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। नान मुदलवान कार्यक्रम का संबंध, कार्यक्रम मतलब योजना है, और ये योजनाओं के बारे में भी एग्जामों में पूछी जाती है कि ये योजना किस राज्य की है और इसमें क्या लाभ है। तो इस तरह के एग्जाम में पूछी जाती है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो नाल मुदलवान योजना जो है ये तमिलनाडु की योजना है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं आप लोग ध्यान बताएंगे। और कुछ योजनाओं के बारे में अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो महतारी वंदन योजना, ये एग्जाम में पूछा गया है, करंट अफेयर का वैसे प्रश्न है। तो महतारी जो वंदन योजना है ये छत्तीसगढ़ की योजना है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की योजना है। अगर आपसे पूछे कि दीपम योजना कहाँ की है, दीपम योजना कहाँ की है? दीपम योजना ये आपके आंध्र प्रदेश की योजना है। कुछ योजनाओं के बारे में यहाँ पे नोट कर लेंगे। दीपम योजना आपकी आंध्र प्रदेश की योजना है। अगर आपसे पूछे कि रायतू करके जितनी भी योजनाएं आएंगी ये सभी तेलंगाना की योजना है। कहाँ की? तेलंगाना की योजना। एक योजना और आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, लखपति दीदी योजना। अगर आपसे पूछे कहाँ की योजना है, लखपति दीदी योजना, ये योजना कहाँ की है? तो लखपति दीदी जो योजना है ये आपकी महाराष्ट्र की योजना है। करंट अफेयर की कुछ योजनाएं हैं जिसे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेंगे कि नान मुदलवान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दीपम योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और रायतू योजना तेलंगाना से संबंधित है। लखपति दीदी योजना ये महाराष्ट्र से संबंधित योजना है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो हमने बताया। आगे बढ़ते हैं कि 1916 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय में अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी? रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है 1916 में। तो ये किए थे BHU में, मतलब BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। किसमें?
बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे BHU भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना था, वहाँ पे स्थापना समारोह हुआ था, उसमें गांधी जी यहाँ पे पहली अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दिए थे। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कि इसके संस्थापक कौन BHU की, तो संस्थापक के बारे में याद रखेंगे यहाँ पे मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हैं। कौन है? मदन मोहन मालवीय इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। दूसरी बात है आप लोग को ये याद रखना है कि इनके संस्थापक करने में इसमें सहयोग किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे इसमें सहयोग एनी बेसेंट ने किया था। इसी वजह से कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे ऑप्शन में केवल इसके संस्थापक में एनी बेसेंट का नाम आता है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इसी वजह से कभी कभी ऑप्शन में मिलता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो वहाँ पे ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय नहीं होते हैं, केवल एनी बेसेंट होते हैं, तो वहाँ पे एनी बेसेंट सही करना पड़ता है। जबकि मदन मोहन मालवीय रहे तो एनी बेसेंट को आप लोग को नहीं सही करना है, तो वहाँ पे मदन मोहन मालवीय ही लगाना है। कौन आयनिक यौगिक का गुण है? देखिए रासायनिक बंध के आधार पर यौगिकों को कुछ मुख्य भागों में बांटा गया है और उनके बारे में हम लोग इस प्रश्न में पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक के गुण ये होते हैं कि इसकी जो गलनांक होती है वो उच्च होती है, उच्च गलनांक होता है, और उच्च इसकी क्या होती है? क्वथनांक होती है, उच्च क्वथनांक होता है। तो ये था आपके आयनिक यौगिक का गुण। जबकि अगर आपसे पूछे सहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं उसके गुण क्या होते हैं, तो सहसंयोजक यौगिक जो है उसका निम्न गलनांक होता है, निम्न गलनांक भी इसका निम्न होता है, और इसका क्वथनांक भी क्या होता है? क्वथनांक भी क्या होता है? निम्न होता है। तो ये होते हैं आपके सहसंयोजक यौगिक, उन्हें कहते हैं। ये मुख्य गुण है इसका सहसंयोजक यौगिक का। अगला एक प्रश्न और आप लोग बताएंगे, एक होता है कौन सा यौगिक होता है एक, अच्छा इसके एग्जाम्पल भी लिखते चलें। जैसे आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल में पूछे, जैसे आपका NaCl हो गया, ये आयनिक यौगिक है, ये NaCl के सेल टॉर्च वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं NaCl। और सहसंयोजक यौगिक जैसे H2O हो गया और CH4 हो गया, H2O मीथेन, CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, ये सभी क्या है? ये होते हैं आपके सहसंयोजक यौगिक, इन्हें कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, धात्विक यौगिक का जो गुण है वो आप लोग क्या बताएंगे, मुख्य गुण क्या है? वैसे यौगिक धातुओं के तो बहुत सारे गुण होते हैं, तो इनकी जो है मुख्य गुण में आप लोग को याद रखना उच्च विद्युत एंड उष्मा की क्या होती है, उच्च विद्युत और उष्मा की क्या होती है, इसमें चालकता पाई जाती है। यानी कि विद्युत का भी फ्लो बहुत तेजी से करते हैं और उष्मा का भी इसमें फ्लो बहुत तेजी से करते हैं। धात्विक यौगिक का एग्जाम्पल Fe ले लीजिए, आयरन, या फिर CO ले लीजिए, कॉपर, यह सभी धात्विक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि 2025 में शांति का नोबेल किसे मिला था, तो शांति का नोबेल तो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे थे, लेकिन ये मिला किसे? मारिना कोरिना मचाडो को। ये मिला मारिया कोरिना मचाडो को मिला था, मारिना कोरिना मचाडो को मिला। और ये कौन है मारिना कोरिना मचाडो? ये वेनेजुएला से संबंधित है, ये वहाँ पे विपक्ष की नेता हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे संसद में। तो वेनेजुएला से संबंधित है मारिना कोरिना मचाडो, उनको शांति का नोबेल 2025 वाला मिला था। अगर यहाँ पे एक दो प्रश्न और नोबेल से संबंधित बताएंगे कि 2025 में साहित्य का नोबेल किसे मिला था, तो ये मिला था आपके लाजलो क्रासजनो होरकोई को मिला था। ये कोई व्यक्ति हैं, इन्हें मिला था, लाजलो क्रासजनो होरकोई को ये पुरस्कार मिला था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे भौतिकी का बताइए, क्योंकि भौतिकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो वैसे चिकित्सा का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये मिला था ये पुरस्कार भौतिकी का जॉन क्लार्क को, 3 व्यक्ति को मिला यहाँ पे चिकित्सा का भौतिकी वाला, जॉन क्लार्क को, मिशेल देवरेट और किसे मिला था, एम मार्टिनिस को मिला था। तो ये बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, एम मार्टिनेस को मिला था। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे कि 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो मारिना कोरिना मचाडो, वेनेजुएला में विपक्ष की नेता। साहित्य का पुरस्कार लास जोलोक्राजनो हरकोई को। भौतिकी का पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल देवरोट और एम मार्टिनिस को मिला। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च करने वाली कंपनी जो है वो पिक्सल कंपनी है, भारत की पिक्सल कंपनी। और ये किसके साथ लॉन्च किया है, तो ये स्पेस एक्स के साथ में लॉन्च किया है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके मालिक हैं एलोन मस्क, जो टेस्ला के भी मालिक हैं और ट्विटर के भी मालिक हैं। ट्विटर मतलब यहाँ पे स्पेस एक्स का रॉकेट गया था जिसका नाम क्या है, इसकी फेमस रॉकेट का नाम है जिसके बारे में एग्जाम में 1000 दफ़ा पूछा गया है, फाल्कन 9। फाल्कन 9 की विशेषता क्या है, ये अंतरिक्ष में जाता है और वहाँ पे उपग्रह को प्रक्षेपित करता है और फिर वो वापस आ जाता है। रीयूजेबल है, यानी कि उसको फिर उसमें फ्यूल भर के उसका उपयोग किया जा सकता है। कहाँ से लॉन्च हुआ था, अगर लॉन्च की बात पूछे कहाँ से हुआ था ये रॉकेट, ये उपग्रह, तो ये उपग्रह आपको कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ था, जिसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं विश्व की। तो ये अमेरिका का जगह है, कैलिफोर्निया से ये लॉन्च हुआ था। ये बातें भी आप लोग को ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता दीजिए, अभी इसरो ने अपना 100वां मिशन कंप्लीट किया है। इसरो का 2025 में कंप्लीट किया था, 2025 स्टार्टिंग में। तो इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इसरो का जो 100वां मिशन क्या था, इसका नाम था NVS-02। इस मिशन का नाम था NVS-02 और इसके लिए रॉकेट जो गया था इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया। ये PSLV F-15 रॉकेट था, PSLV F-15 नामक रॉकेट था। और GSLV था यार, ये GSLV F-15 नामक रॉकेट था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 100वां मिशन था। नाविक, यहाँ पे इस नाविक का प्रक्षेपण किया गया था जो कि नेविगेशन सिस्टम है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके साइंस एंड टेक से संबंधित प्रश्न था जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया था, तो ये पिक्सल कंपनी और स्पेस एक्स ने दोनों साथ में लॉन्च किया था। इसमें स्पेस एक्स का रॉकेट यूज हुआ था जिसका नाम फाल्कन 9 है। आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ से लॉन्च हुआ, तो ये आप लोग कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ था, USA से, अमेरिका में। इसरो का 100वां मिशन NVS-02 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे नाविक भी बोलते हैं। रॉकेट GSLV F-15 था यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य में रैट होल खनन प्रचलित है, तो रैट होल माइनिंग जो है ये मेघालय में प्रचलित है। क्या है ये रैट होल माइनिंग, तो ये है आपके यहाँ पे मेघालय में, ये खनन से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, मेघालय में प्रचलित है। इसमें जो है इसमें बहुत ही छोटा होल बनाया जाता है और उसमें छोटे बच्चे उसमें काम करते हैं, जो कि एक बेहद खतरनाक है। वहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकता है, होता रहता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रश्न फेमस हो जाता है। तो रैट होल माइनिंग ये मेघालय में फेमस है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में बहुत खनिजों का खनन होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा जगह फेमस है, यूरेनियम खनन के लिए, तो यूरेनियम जो अयस्क है ये पाया जाता है ज़्यादातर झारखंड में। तो ये जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा झारखंड में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यूरेनियम का खनन। अगर आपसे पूछे कि भारत में अभ्रक का खनन कहाँ पे होता है, अभ्रक का खनन के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोडरमा की खान जो है झारखंड में, ये भी कोडरमा, ऐसे पूछेगा कोडरमा की खान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताएंगे अभ्रक के लिए। ये कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। जबकि अभी हमने बताया कि रानीगंज, वेस्ट बंगाल वाला जो रानीगंज है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज
ये सभी ऐसे रिवीजन करते चलेंगे। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और ये कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए। ये इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसी वजह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसमें रिवीजन कर लेते हैं कि किस राज्य में रैट होल खनन प्रचलित है। तो मेघालय में प्रचलित है। पतला सा सुरंग बनाते हैं जिसमें वयस्क लोग तो घुस ही नहीं सकते। 3 से 4 फुट गहराई की जो लंबाई की सुरंग होती है उसमें छोटे बच्चे घुसते हैं और वहाँ पे माइनिंग करते हैं, कोयले के खनन करते हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला का खनन किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट करेंगे, यूरेनियम का खनन ये जादूगोड़ा खान झारखंड में, अबरक का खनन कोडरमा झारखंड में होता है। रानीगंज वेस्ट बंगाल कोयला के लिए फेमस है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में यूएनईपी का कार्यालय कहाँ पे? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका जो खान है मतलब सॉरी कार्यालय है, वैसे खान ही समझिए। ये है कहाँ पे? ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। भारत में ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। यूएनईपी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी और किस सम्मेलन के द्वारा स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। यूएनईपी के बारे में बताएंगे। तो स्थापना इसका हुई थी 5 जून। इसकी स्थापना हुई था 5 जून 1972 को। कब हुआ था? 5 जून 1972 को। और किस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सम्मेलन हुआ था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इसकी जो है स्थापना हुई थी 1972 में। इसीलिए हम लोग 5 जून को कौन सा दिन मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून के दिन मनाते हैं। और यहाँ पे हम मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पे स्थित है? नैरोबी केन्या का एक जगह है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। केन्या का यहाँ पे मुख्यालय है। यहाँ पे ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इको मार्क चिन्ह एग्जाम में इस समय इको मार्क चिन्हों के बारे में पूछा जाता है। जैसे ISI इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाया जाता है। इको मार्क जो पर्यावरण के अनुकूल होता है उसके लिए यूज किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे इको मार्क से एक चीज़ और प्रश्न पूछा जाता है कि इसका वो कैसा होता है, लोगो कैसा होता है इको मार्क। तो ऐसे एक वर्ग होता है, उसमें एक वो बना होता है, मटका बना होता है इस तरह का। इसमें एक मटका बना होता है, तो ये होता है इस तरह का इको मार्क का चिन्ह होता है, ग्रीन कलर का बना होता है। तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई है लोगों के बारे में। उसमें लिखा रहेगा कि मटका वो किसका प्रतीक है। तो इसका जो है यूएनईपी का भारत में जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। जबकि यूएनईपी के बारे में बात करें, स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। और हमारा 10वां नंबर प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे नृत्य और उससे संबंधित राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित। अरे इस तरह का पूछे तो ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो भी आप लोग कर पाएंगे। जबकि राजस्थान से संबंधित हम लोग कुछ नृत्य रूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे घूमर पूछ ले कहाँ का है, तो राजस्थान का है। अगर आपसे पूछे कालबेलिया के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी राजस्थान का है। और गढ़गौर ये पूछ ले कहाँ का है, तो ये भी राजस्थान का है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि बगुरबा कहाँ का है, बगुरबा ये कुछ राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे सत्रिया हो गया, बिहू हो गया, ये सभी कहाँ के हैं? असम के हैं। असम के हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग मांच याद रखेंगे। मांच ये कहाँ का है? मांच एग्जाम में पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे मांडी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। मांडी या फिर मांडी, ये है आपका गोवा का है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में कारगम और देवराट्टम के बारे में पूछा गया है। कारगम और देवराट्टम के बारे में। कारगम और देवराट्टम ये कहाँ का है? कारगम और देवराट्टम जो है ये आपका है कहाँ पे? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित है। घूमर
कालबेलिया, गणगौर ये सभी राजस्थान से संबंधित नृत्य रूप है। बगुरबा, सत्रिया ये सभी असम से संबंधित है। माच मध्य प्रदेश से, मांडी गोवा से संबंधित है। कारगम और देवराटम ये तमिलनाडु से संबंधित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद का उपवेद या फिर धनुर्वेद, सॉरी यजुर्वेद का उपवेद वेद धनुर्वेद है, इसका संबंध है। तो देखिए धनुर्वेद का संबंध युद्ध की कला से है। किससे? युद्ध की कला से। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध की कला से। अब हमारे एग्जामों में जो चारों वेद हैं उसके उपवेद के बारे में पूछा जाता है और उसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है। जैसे यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का जो है वो है आपके कौन है? शतपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वो है आपका शतपथ। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। जबकि अगर ऋग्वेद का अगर आपसे पूछे, यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद बता दीजिए क्या है, तो यहाँ पे इसका उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। और अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ऐतरेय और कौशितकी है। क्या है? ऐतरेय एंड कौशितकी है इसका ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे सामवेद का उपवेद बता दो, सामवेद का उपवेद बता दो, तो ये है सामवेद का जो उपवेद है, यहाँ पे नोट करेंगे। इसका नाम है गंधर्व वेद। क्या है इसका नाम? गंधर्व वेद है। इसका उपवेद है गंधर्व। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। जबकि इसका उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, इसका ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें क्या है, तो ये है इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। क्या है? पंचविश है इसका ब्राह्मण ग्रंथ। अगर आपसे पूछे यहीं पे सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बता दीजिए, एक वेद और बच रहा है, वहीं पे नोट कर लेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद ऐसे लिखा जाएगा ना, और सही कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत गलती होगी। तो उपवेद क्या है यहाँ पे? अथर्ववेद का इसका उपवेद अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र इसका उपवेद है। जबकि इसका वो क्या बोलते हैं, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करें अथर्ववेद का, तो ये है आपका गोपथ। क्या है? गोपथ। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद के बारे में भी आप लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध है युद्ध की कला से। ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है? यजुर्वेद का शतपथ है। ठीक। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है? ये गोपथ है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सामान्य धातु का गुण क्या है? तो देखिए आइए चलिए, धातु का गुण और उपधातु का गुण एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो धातुएं होती है ना, और विद्युत और उष्मा का क्या होती हैं? वो चालक होती हैं। धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होती हैं। ये धातुएं कठोर होती हैं। कैसी होती है? कठोर होती है। धातुओं में चमक पाया जाता है। अगर ये काला कलर का कोई धातु होगा ना, तो भी वो चमकेगा, उसमें धात्विक कलर होता है, वो काला कलर में ही चमकेगा, चमकीली होती है। और धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि उसको टेढ़ा करेंगे, लचीला होती हैं, टेढ़ा वगैरह करके फिर सीधा हो जाता है। वो आपके ध्यान रखेंगे। धातुएं जो होती है आघात वर्ध होती है। आघात वर्ध होती है। आघात वर्ध का मतलब पीट के आप लोग उसको फैला सकते हैं, आघात वर्ध। और धातुएं जो होती हैं वो ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक यानी कि उसको बजाएंगे, ठोकेंगे तो टन टन बाजेगा। तो धातुओं का ये गुण होता है। जबकि अधातुओं की बात करें, जबकि अधातु की बात कर लें हम लोग, तो ये क्या है? ये विद्युत और उष्मा का ये क्या होती है? कुचालक होती है। विद्युत और उष्मा का क्या होती है? ये कुचालक, यानी कि उसमें विद्युत और उष्मा का फ्लो नहीं होगा। जबकि चमक इसमें नहीं होती। चमक की बात करें तो ये धातु ये क्या होती है? कोमल होती है, थोड़ा सा
कोमल होती हैं, जो अधातु होती है कोमल होती है। चमक, इसमें चमक नहीं होती है, चमक की बात करें तो इसमें नहीं होती है, ठीक। और बात करते हैं तन्यता, इसमें नहीं होती है, तो इसमें गैर तन्य मिलेगा आपको, गैर तन्य होती है। आप लोग इसे टेढ़ा वगैरह करके सीधा नहीं कर सकते, या फिर ये लचीला नहीं होता है। और गैर आघातवर्ध होता है, गैर आघातवर्ध, यानी कि इसको पीट करके इसको फैलाया नहीं जा सकता, गैर आघातवर्ध होता है, यानी कि इसको पीटेंगे तुरंत टूट जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट करेंगे, ये जो है धातुओं का गुण है, ये अध्वनिक होती हैं, यानी कि इसको पीटेंगे तो इसमें टन टन की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये धातु और अधातु के गुणों के बारे में हमने बताया। आइए चलिए रिवीजन कर लेते हैं। धातुओं का गुण विद्युत ऊष्मा का चालक होता है, कठोर होता है, चमक होता है, तन्य होता है, आघातवर्ध होता है, ध्वनिक होता है। अधातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कोमल होते हैं, थोड़ा सा चमक नहीं होता है, गैर तन्य होते हैं, गैर आघातवर्ध होते हैं और ध्वनिक होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, ठीक। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आगे बढ़ें, ठीक है।